ममता जी मेरी दीदी हैं, मेरी बड़ी बहन है। वो चाहे मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें, चाहे मुझे 2 थप्पड़ मारें, मैं उनकी इज्जत करता हूं, इनकी इज्जत करता रहूंगा। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল তিনি বললেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি আমাকে দুটো থাপ্পড় মারে তবুও আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করব, আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবাসি। তবে অরবিন্দ কেজরিওয়াল কি তৃণমূলে যাবেন? অবশ্য আপনাদের মধ্যে এখন প্রশ্ন শুরু হয়েছে যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল আম আদমি পার্টির স্রষ্টা, তিনি তৃণমূলে যাবেন? না না, কখনো না। তবে আমরা শুনব অরবিন্দ কেজরিওয়াল কি বলছেন। এটাতেই প্রমাণিত হবে যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে নতুন সূর্য উদিত হতে চলেছে, যেই সূর্যটির নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যার মায়া মমতায় ভারতবর্ষ হয়তো একদিন ভরে যাবে। চলুন শুনে নেওয়া যাক অরবিন্দ কেজরিওয়াল কি বলেছেন। देश में माहौल काफ़ी ज़्यादा उनके खिलाफ है। ममता जी मेरी दीदी हैं, मेरी बड़ी बहन है। वो चाहे मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें, चाहे मुझे 2 थप्पड़ मारें, मैं उनकी इज्जत करता हूं, इनकी इज्जत करता रहूंगा। वो विपक्ष को लीड करेंगी। बड़ी अच्छी बात है, करें। आप सहमत हैं इससे कि वो लीड करें? जो मर्जी करे, देश का भला होना चाहिए। देश इंपॉर्टेंट है। जो मर्जी लीड करे, ये लीड करे, वो लीड करे, अंत पंत में देश का भला होना चाहिए। अभी तो मोदी जी लीड कर रहे हैं देश को, तो देश के लोगों ने तय किया। उनको चैलेंज कौन देगा? कौन किस क्या ममता जी दे सकेंगी चैलेंज, या देना चाहिए? इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। या ममता जी के नेतृत्व में विपक्ष? मोदी जी इंपॉर्टेंट नहीं है, ममता जी इंपॉर्टेंट नहीं है, राहुल जी इंपॉर्टेंट नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देश इंपॉर्टेंट है। लोग जिस दिन तय करेंगे कि इसको जिम्मेदारी देनी है, लोग उसको जिम्मेदारी देंगे। लोग तय करेंगे इसको जिम्मेदारी देनी है, लोग उसको जिम्मेदारी देंगे। सब लोग मिलके ये देखो कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। ये राजनीति की सबको सब मिलके इसको हराओ, सब मिलके उसको हराओ, ये नहीं, इससे देश का भला नहीं होने वाला। सब मिलके देश को आगे बढ़ाओ, ये असली राजनीति है। ये बात तो अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन हम देखते हैं कि ये केजरीवाल सरकार, वो ममता सरकार, वो मोदी सरकार, अब वो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, बंगाल सरकार, कोई नहीं बोलता है। नहीं, जैसे जब हम जाते हैं पंजाब में, हम बात करते हैं कि हम आपके लिए स्कूल बनाएंगे। आज तक ये राजनीति बदली है पहली बार। आज तक 70 साल में एक पार्टी बता दो, एक पार्टी 70 साल में जिसने इस बात के लिए वोट मांगे हो कि हमें वोट दे दो, हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। बताओ किस पार्टी ने मांगे? आज तक 70 साल में किसी पार्टी ने इस बात पे वोट मांगे हो कि हमें वोट दे दो, हम तुम्हारे लिए अस्पताल बनाएंगे। पहली बार हमारी पार्टी जाके जिस भी राज्य में जा रही है, हम स्कूल पे वोट मांग रहे हैं, हम अस्पताल पे वोट मांग रहे हैं, और दूसरी पार्टियों को तकलीफ हो रही है। अभी पंजाब में देखो, पंजाब में हमने कहा कि हम पंजाब में आए तो हम अच्छे स्कूल बनाएंगे। वहाँ चन्नी साहब ने कह दिया था हमारे यहाँ तो शिक्षा क्रांति चल रही है, स्कूल बड़े अच्छे हैं। आज मनीष जी एक स्कूल में चले गए, वहाँ बुरा हाल, स्कूल में ना टीचर, ना क्लासरूम, ना कुछ नहीं था। वो कहते हैं आपके भी कुछ सैंपल स्कूल हैं जिनमें आपने पैसा लगाया हुआ है, आप भेज दो कल अपनी टीम, कैमरा टीम आप भेजो। तो आज सुबह मनीष जी चले गए एक स्कूल में, तो पंजाब सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिए कि मनीष सिसोदिया को किसी स्कूल में नहीं घुसने देना। ये क्या बात हुई? अरे स्कूल अच्छे करने हैं यार, अच्छे करेंगे ना, मिलके करेंगे सारे जने स्कूल अच्छे। पंजाब की आप बात कर रहे हैं, तो वहां पे सबसे बड़ा सवाल ये कि आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन सा होगा? आप कह रहे हैं व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की आप तारीफ कर देते हैं, वो कभी मना कर देते हैं, फिर वो कुछ ऐसा लगता है कि फिर आपकी तरफ आ रहे हैं तो आप उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। ये क्या गेम क्या चल रहा है? क्वेश्चन क्या है आपका? आपके साथ आ रहे हैं, वो आपके साथ आ रहे हैं? नहीं आ रहे, नहीं आएंगे। अब फाइनल है? फाइनल है। वो कह रहे हैं कि आप लॉलीपॉप देते हैं पब्लिक को, आप उनको सीएम का लॉलीपॉप देंगे? वो आ ही नहीं रहे। मैंने कहा वो खुश है वहां पे कांग्रेस में। अब फाइनल बात होगी। हाँ। लेकिन कब तक चलती रही है बात पिछले कुछ दिन? अब अंदर की बातें आपको थोड़ी बताएंगे टीवी प्रोग्राम में। फिर भी अगर सरकार आपकी बनती है तो आप तो नहीं रहेंगे पंजाब में? बिल्कुल नहीं। आप कह रहे हैं असली केजरीवाल नकली केजरीवाल की लड़ाई, लेकिन असली केजरीवाल तो पंजाब जाने वाला नहीं है, तो वहां कौन होगा? वहां पे कुछ दिन के अंदर हम घोषणा करेंगे, चुनाव के थोड़ा करीब आने पे सीएम कैंडिडेट की घोषणा करेंगे।
भगवंत मान के समर्थक नाराज हो जाते हैं कि आप उनका नाम नहीं लेते हैं। जो भी है अभी नहीं, चुनाव आने के क्लोज आने के बाद करेंगे। होगा पंजाब से ही, होगा पंजाब से। पंजाब का ही रहने वाला होगा। कितनी उम्र होगी, कितनी हाइट होगी, सारा अभी पूछेंगे ये, और फिर प्रोग्राम चलाएंगे कि ये हो सकता है, कि ये हो सकता है, कि ये हो सकता नहीं है। मतलब ये पेच फंसा तो हुआ है ना। अच्छा होगा, ईमानदार होगा, डेडिकेटेड होगा, देशभक्त होगा, स्कूल अच्छे बनाएगा, अस्पताल अच्छे बनाएगा, बिजली अच्छी देगा, खेती अच्छी करेगा, रोजगार देगा। खेती से बात आई पंजाब की, पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया, सही किया? देखिए, इसको अपराध करके और आप किसानों मतलब को, डीक्रिमिनलाइज किया गया ना। किसानों को पकड़ना चालू करें, किसानों को जेल डालना चालू करें, एफआईआर दर्ज करनी चालू करें, ये तो अच्छी बात नहीं है। हमने, दिल्ली सरकार ने एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के बजाय समाधान निकाला। हमने एक बायोडिकम्पोजर पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाया। उसको अगर आप छिड़काव कर दो तो जो पराली है वो खाद बन जाती है, गल जाती है, खाद बन जाती है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के किसानों के सारे खेतों में फ्री में छिड़काव करा दिया और किसान खुश हैं। पंजाब की सरकार क्यों नहीं करा सकती? हरियाणा सरकार क्यों नहीं करा सकती? दोष किसान का नहीं है। एफआईआर करनी है तो पंजाब सरकार पे एफआईआर करो ना, किसान पे एफआईआर क्यों कर रहे हो? अगर एफआईआर करनी है हरियाणा सरकार के ऊपर एफआईआर करो, किसान के ऊपर एफआईआर क्यों कर रहे हो? क्रिमिनलाइज करना है तो पंजाब सरकार क्रिमिनल है, हरियाणा सरकार क्रिमिनल है, उनका दोष है, किसान का दोष नहीं है। आपने जिस डीकम्पोजर की बात की उस पर इल्जाम लगा कि वो तो लगाया आपने उसमें लाखों और उसका प्रचार कर दिया करोड़ों में, तो प्रचार होना चाहिए। प्रचार इतनी अच्छी चीज है, हमने इतना प्रचार किया फिर भी नहीं करते ये लोग। हमने प्रचार इन्हीं के लिए किया था कि थोड़ा टीवी में ऐड देख लेंगे तो पंजाब सरकार भी कर लेगी। वो टीवी में ऐड देख के भी नहीं करते, उनकी नीयत फिर भी नहीं पलटती। आपकी सरकार अगर आएगी पंजाब में तो दिल्ली वालों को साफ हवा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर अब मजाक की बात अलग है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब समाधान है, सारी सरकार को मिलके काम करना चाहिए। मैं आपको एक पराली से कोयला बनता है, पता है आपको? पराली से सीएनजी बनती है, करनाल में एक प्लांट है। पराली से गत्ता बनता है, पराली से बिजली बनती है। आज जिसको हम समस्या मान रहे हैं, अगर ये सरकारें ठीक से काम करें तो इसी पराली से गैस बना सकते हैं, कोयला बना सकते हैं, सीएनजी बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। देश का फायदा होगा और पता नहीं कितने लाख बच्चों को नौकरी मिलेगी। लेकिन ये करना ही नहीं चाहते, केवल और केवल गाली गलौज, राजनीति। नहीं, हवा साफ क्यों? आपने यमुना तो हवा साफ हो जाएगी ना अगर पराली जलाने की जरूरत, किसान को 2000 रुपए एकड़ के हिसाब से वो मिलेगी पराली का दाम। सरकार अगर एक प्लान बना ले और जैसे ही पराली आती है 10 या 15 दिन का वो होता है टाइम पीरियड, उसके अंदर सारी पराली एकदम से कटवा के पूरे पंजाब की, हरियाणा की, यूपी की, और उसको स्टोर कर ले कहीं पे। उसके बाद उस पराली को आप दे दीजिए, एनटीपीसी को दे दो, किसी कंपनी को दे दो, वो कोयला बना लेंगे, बिजली बना लेंगे, उससे बड़ी बड़ी कंपनियां लग सकती हैं, उससे इतने लाख बच्चों को नौकरी मिल सकती है। जिस पराली को लेके आज हम लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, वो पराली सोने का रूप धारण कर सकती है अगर पॉलिटिकल विल हो तो, अगर हमें राजनीति नहीं करनी हो तो। आपने कहा ये 10-15 दिन की विंडो होती है ना, वही सारी जड़, समस्या की जड़ वही है कि 10-15 दिन की विंडो होती है, वो जला देते हैं कि पर उसमें कर सकते हैं ना हम लोग, क्यों नहीं कर सकते? दिल्ली में हमने किया डीकम्पोजर, दिल्ली में कोई बहुत कम वो है, नहीं तो हम दिल्ली के अंदर इस सारी पराली को काट के सरकार स्टोर करके कोयला वोयला बनाने की फैक्ट्री लगा सकते थे। लेकिन दिल्ली में इतनी कम पराली होती है कि वो वायबल नहीं है। नहीं तो ये विंडो इसलिए है छोटी क्योंकि किसान उसी चक्कर में फंसा हुआ है, धान गेहूं, धान गेहूं, धान गेहूं, और वो इसलिए क्योंकि एमएसपी है। उसी धान गेहूं के साइकिल की वजह से ग्राउंड वाटर भी पंजाब में कम हो रहा है। क्या आप डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है? तो क्या आपकी पंजाब में सरकार इस बात पे जोर देगी कि धान गेहूं के चक्कर से किसान निकले? इसका समाधान ये है कि अभी एमएसपी कागजों में तो 23 की 23 फसलों पे इशू नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, लेकिन सरकार जो है केवल 2 फसलें उठाती है। एमएसपी का मतलब क्या है? एक आम लोगों के लिए मैं समझा दूं कि सरकार कहती है कि मार्केट में ये फसल इस दाम से कम पे नहीं बिकेगी, अगर इस दाम से कम पे बिके तो सरकार उठा लेगी। तो सरकार जो उठाती है वो केवल गेहूं और धान उठाती है, बाकी फसलें नहीं उठाती। कागजों में उतनी मक्की उतनी रह जाती है, लेकिन मार्केट में बिकती उससे कम है।
अगर सरकार ये कह दे कि हम 23 की 23 फसलें एमएसपी पे उठाएंगे, अगर आपकी नहीं बिकती तो आप देखो सारे किसान डाइवर्सिफाई कर लेंगे। सरकार 2 फसलें उठाती है एमएसपी पे, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन पर नहीं हो उसका रहा। तर्क वो देते हैं ना कि भाई इतने सारे इकोनॉमिस्ट ने भी बताया कि एमएसपी अगर सारे को देने लग गए तो इतना तो खजाना नहीं है अभी सरकार का। है, मैंने अमित शाह जी का स्टेटमेंट सुना था, 18 लाख करोड़ रुपए चाहिए इसके लिए, पूरे देश में 23 फसलों पे एमएसपी देने के लिए। तो मान लीजिए कि 18 लाख करोड़ का एक पूल बनाया जाता है, कहीं से एक कॉर्पस बनाया जाता है। इस बार फसल होगी, 18 लाख करोड़ रुपए देके सरकार ने वो फसल खरीद ली, सरकार के गोडाउन्स में आ गई। उसके बाद सरकार वो फसल बेचेगी, बेचने से वो 18 लाख करोड़ रुपए वापस आएगा। तो किसी साल में 18 लाख करोड़ से थोड़ा कम आएगा, किसी साल में थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ओवर अ 10 ईयर ओल्ड पीरियड ये बराबर हो जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ये बराबर हो जाएगा। तो सरकार को ना प्रॉफिट होना ना लॉस होना। 18 लाख करोड़ रुपए का एक कॉर्पस चाहिए। कॉर्पस आप बैंक से भी ले सकते हो, लोन भी ले सकते हो। नीयत चाहिए, नीयत नहीं है। किसानों की बात चल रही है, मोदी जी ने बिल भी वापस ले लिए, सब कुछ हो गया। अब दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि भाई हमारे लिए सड़कें कब खाली होंगी? आप किसानों से अपील क्यों नहीं करते कि अब चले जाएं, आप तो मांगे मान ली। मेरे ख्याल से उनकी चल रही है, कुछ मुद्दों के ऊपर सरकार से बातचीत तो भी चल रही है। उनके कुछ पर उनको हट जाना चाहिए जब मांगे मान ली गई तो। कुछ मुद्दे बचे हैं उनके कि एमएसपी के ऊपर वो कमेटी चाहते हैं। पुराने केसेस था जितने हुए पहले तो एक ही मुद्दा था कि कानून वापस लो, वो तो हो गया। ये किसानों के और केंद्र सरकार के बीच की बात है। हम अपनी तरफ से किसानों के साथ हैं। जो निर्णय किसान लेंगे हम उस निर्णय का समर्थन करेंगे। पंजाब के चुनाव है इसलिए आप किसानों के साथ हैं, दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं। जिंदगी भर मैं किसानों के साथ हूं। मुझे चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। इस देश को किसान बनाता है। आज मैं भी यहां बैठा हूं और आप भी यहां बैठे हैं, हम जीवित हैं क्योंकि किसान हमारे लिए फसल उगाता है। हम हमेशा किसानों के साथ हैं। जो निर्णय किसान लेंगे हम किसानों के साथ हैं। यूपी समाजवादी पार्टी से अलायंस करने वाले हैं आप? अभी ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, कुछ डिसाइड होगा। फोटो आ गई, फोटो खींच गई संजय सिंह जी से। फोटो खिंचाना तो अपराध नहीं है यार। अब आपके साथ फोटो खींच ली तो कहेंगे चैनल ज्वाइन कर लिया, अलायंस हो गया। बढ़ते कदम। नहीं, कुछ भी होगा तो सबसे पहले किशोर रजवानी को बताएंगे। होगा, लेकिन अगर होता है, कुछ भी होता है, जब भी होता है आपको बताएंगे। होना चाहिए। आप बताइए। आप चुनाव में आप जा रहे हैं, जो यूपी की जनता चाहेगी वही होगा। यूपी की जनता जो चाह रही है वो आपने कुछ सेंस तो किया होगा ना। तो जब भी होगा, जो भी होगा, जैसे होगा आपको बताएंगे। आपका सेंस अभी यूपी के चुनाव में क्या कहता है? देखिए, अंत पंत में तो जनता मालिक है। तो जनता जो भी निर्णय लेगी, जिसको भी मौका देगी, वही सरकार चलाएगा। पर मुझे लगता है कि शायद मौजूदा सरकार जो है उत्तर प्रदेश में माहौल काफी ज्यादा उनके खिलाफ है। मतलब वो वापस नहीं आएंगे आपकी नजर में? ऐसा लगता है। तो फिर उनकी जगह कौन आएंगे? दूसरे आएंगे, उनके विपक्षी अखिलेश यादव। तो अब जब आपको लग ही रहा है कि अखिलेश यादव आने वाले हैं, अखिलेश यादव के साथ आप जुड़ना चाहेंगे क्योंकि वो तो आने वाले हैं? आप करा दीजिए। यानी चाहत है। मैंने आपको बताया, आप बार बार पीछे पड़े हो। हाँ। तो मैंने आपको बताया, अगर कुछ होता है, जब भी होता है, जैसा भी होता है, आपको बताएंगे। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এই যে বক্তব্য কেমন লেগেছে আপনাদের অবশ্য কমেন্টে জানাতে একদমই ভুলবেন না। এবং তিনি কিন্তু পাশাপাশি বললেন উত্তরপ্রদেশে যোগী সরকার এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ রয়েছে, অর্থাৎ যোগী সরকারকে সাধারণ মানুষ চাইছে না। এটা কি আপনারা কতটা গ্রহণ করছেন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এই বক্তব্য? কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ। এখানে শেষ করছি এই ছোট্ট আলোচনা।